अस्सलाम वालेकुम। पहली वाली क्लास के बारे में बता दूं, हमने ये जो वर्कशॉप स्टार्ट की है इसमें जस्ट एसईओ का थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखा हमने स्टार्ट वाले क्लास में, इंट्रोडक्शन एसईओ का और वर्डप्रेस का थोड़ा सा। दूसरी क्लास में हमने लोकल होस्ट पे वेबसाइट बनाई थी। वो लेक्चर उधर पड़ा होगा चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कल वाला, कि लोकल होस्ट पे हमने किस तरह वेबसाइट बनाई है और उसकी एसईओ कैसे करनी है। वो मतलब एसईओ आगे जाके आएगा, कल जस्ट वेबसाइट बनाई थी। तो आज मैं अगेन एक दफा आपको जल्दी से वेबसाइट बनाने का तरीका बता देता हूँ। अगर आप के पास लैपटॉप से अपनी क्लास ज्वाइन की है तो आप साथ साथ फॉलो करते जाइएगा, अदरवाइज आप पहले वाली क्लास देख के उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आपने जाना है गूगल पे और आपने लिखना है जैम्प। जैम्प को डाउनलोड कर लें। अगर ये सिंपल जैम्प ना डाउनलोड हो तो ये जैम्प अप टू डाउन पे चले जाना है आपने, ये वाला। इस पे जाके अपने इधर क्लिक करना है, जैम्प अप टू डाउन, और यहाँ आके गेट द लेटेस्ट वर्जन पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड पे। इधर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये हो गई है। जब ये डाउनलोड हो जाए आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से इसको हम शो इन फोल्डर ले जाते हैं और ये हमारे पास इधर जैम्प पड़ा हुआ है सी फाइल में, या पहले से मैं देखता हूँ अगर कोई जैम्प इधर है तो। चलिए खैर, ये आ गया। इसको हम ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना है। वॉइस क्लियर आ रही ना आपको? ओके करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से आपने इसको सेट करना है कि आपने कहाँ पे इसको किस फोल्डर में रखना है। तो इसका फोल्डर हम बना लेते हैं पहले, इधर सेम ही फोल्डर बना लेते हैं हम। ये पहले से भी रैम्प दो पड़े हुए हैं, लेकिन मैं चले आपके सामने इधर इसका नया फोल्डर बना देता हूँ इस रैम्प के लिए। सी में हम गए, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है आपने। ये जैम्प 3 है, हम जैम्प 4 के नाम से कर लेते हैं, या जैम्प सर्वर के नाम से कर लेते हैं, क्योंकि ये लोकल सर्वर ही होता है। हम इसको जैम्प सर्वर के नाम से सेव कर लिया है। आप उधर आ जाए जैम्प पे, यहाँ से हम जाएंगे सी में। ये आपका सी फोल्डर है, इधर देखना है अपने जैम्प सर्वर के नाम से जो फोल्डर आपने बनाया होगा, ये आ गया। इस पे जाके ओके कर देना है और नेक्स्ट नेक्स्ट। ये इसकी इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपने इसको, इसके इंस्टॉल होने का वेट करना है। ये कल वाली क्लास का ही पार्ट था, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने वेबसाइट नहीं बनाई वो इसके अकॉर्डिंग लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट बना लें, ताकि उस पे आप एसईओ की प्रैक्टिस कर सकें फिर। वैसे जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है ऑन पेज से रिलेटेड। ऑन पेज में हमने देखना है कि कंटेंट हमने कैसे लिखना है, जो आर्टिकल कैसे पोस्ट करना है, उसके अंदर जो टाइटल कैसे लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, इमेजेस कैसे लगानी है। जो भी ऑन पेज से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसकी फिर इंटरनल लिंकिंग हमने कैसे करनी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे पहले आप एसईओ के फील्ड में ही हैं, मतलब कोई एसईओ का कोर्स किया हुआ है या कर रहे हैं, क्या सीन है? अगर तो आपके पास पहले से कोई वेबसाइट है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ये लोकल होस्ट पे अपनी वेबसाइट बना लें। जैसे मैंने आपके सामने ये जैम्प को भी इंस्टॉल किया, इसके बाद हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएंगे लोकल होस्ट पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप भी बना लें ताकि आपको बाद में उस पर प्रैक्टिस करना आसानी हो। ओके, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर चुके हैं। देखें, लोकल होस्ट और जो लाइव सर्वर होता है इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। जो लाइव सर्वर होता है उसमें आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, डोमेन परचेज करनी पड़ती है, डोमेन नेम, फिर आपकी वेबसाइट बनती है। और वो आपकी वेबसाइट लाइव होती है, वो पब्लिक एक्सेस कर सकती है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। वो जो क्लाउड सर्वर होता है उसमें आपकी डेटाबेस बनती है, वहां पे आपका सारा डाटा पड़ा होता है, उसको कोई भी पर्सन एक्सेस कर सकता है आपकी वेबसाइट का नाम लिख के। लेकिन ये जो आप बनाते हैं ये होती है लोकल होस्ट। ये आपके सिस्टम के अंदर ही इसकी होस्टिंग होती है, इसको कोई भी सेकंड थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता।
और दूसरी चीज, इसमें आपको कोई डोमेन वगैरह या होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो सिर्फ ये है कि ये लाइव नहीं होगी, ये पब्लिक की एक्सेस में नहीं होगी, ये सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये कर सकते हैं कि आप उसको डिजाइन करके अच्छे से उस पर वर्किंग करके पेजेस वगैरह बना के पोस्ट लगा के फिर आप उसको लाइव लेके जा सकते हैं। सबसे पहले हम XAMPP को इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो इन डेटाबेस को वर्डप्रेस को समझने के मिला के हमारी वेबसाइट बन जाएगी, जिसकी एक हमारी अपनी डेटाबेस होगी सिस्टम के अंदर, उसकी सिस्टम के अंदर होस्टिंग होगी और वही हमारी वेबसाइट होगी। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, तो कितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन नजर आएगा। ये देखें, ये फिनिश आ गया। यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद। यहाँ से आपने इसकी दो चीजें स्टार्ट करनी है। ये विंडो के सामने आएगी तो आपने ये अपाची और माईएसक्यूएल को दोनों को स्टार्ट कर लेने। ये अपाची और माईएसक्यूएल क्या है, ये हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सम टाइम ये इसका एरर आ जाता है, तो हमें इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करना पड़ता है। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं एंड जस्ट 1 सेकंड, ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जाना है आपने और कंट्रोल में जाके इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। ये इधर आप जाएंगे, इधर आपने जाके करना है कंट्रोल F और लिखना है 80। ये 80 आ रहा है, इसके साथ आपने एक 80 और लिखना है, 80 और लिख देना है, यहाँ पे भी 80। अगर ये एरर आए तो, ये हर एक में एरर नहीं आता, सम टाइम आ जाता है। तो अगर आपका इस तरह से एरर आ रहा हो, XAMPP या अपाची और माईएसक्यूएल ना चल रहे हो, तो आपने इस तरह से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को फिक्स करना है। इसको सेव कर देना है, फिर सीधा जाना है और ये दूसरे वाला ओपन कर लेना है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपने जाना है कंट्रोल F443। ये गए, इसको 333 को हमने 4 कर देना है। नेक्स्ट 4, इसको भी 4, ओके कर देना इसको और सेव। इसके बाद आपने आ जाना है इधर माईएसक्यूएल के, इस पे जाके आपने यहाँ से 3306 आ रहा होगा, कंट्रोल F करना है, 3306 और इसको कंट्रोल F फाइंड करना है और यहाँ से इसको 6 को 7 कर देना है, फिर से इसको 7 कर देना है, नेक्स्ट इसको भी 7 कर देना है, नेक्स्ट इसको भी और इसको भी, ओके इसको भी सेव कर देना है आपने। तो अब यहाँ चले जाना है, यहाँ पे आपने जाके ये जाना है सर्वर्स एंड पोर्ट सेटिंग में। ये अपाचे का आ रहा है, इसको भी यहाँ पे 80 और इसको 4 सेव। फिर उसके बाद अगेन जाना है माईएसक्यूएल के लिए और इसको 307 किया, 3307 सर, और इसको भी सेव। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये अपाचे स्टार्ट हो गया, जब ये सब ग्रीन हो जाता तो स्टार्ट हो जाता है इतनी, लेकिन माईएसक्यूएल में अभी भी एरर आ रहा है। इसको हम अगेन चेक कर लेते हैं। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अक्सर एरर आ जाता होता है जब भी आप XAMPP करेंगे। हम जो इसके अलावा थर्ड XAMPP पड़ा हुआ था उसको देख लेते हैं, ये सेकंड वाला XAMPP, इस पे जाके हम इसको ट्राई कर लेते हैं, इनको एक दफा क्रॉस कर देते हैं। XAMPP कंट्रोल, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन में एरर है। एक्चुअली वो जो कल वाला हमने बनाई थी ना वेबसाइट, वो दूसरे सिस्टम में थी, तो
आज ये मैं दूसरे सिस्टम पे आके बैठ गया हूँ दूसरी क्लास में, तो इधर के सिस्टम पे ये वर्किंग नहीं कर रहा, जैम्प में दोबारा करना पड़ा, इसलिए ये सिस्टम भी सेम एरर आ रहा है। चलिए इसको मैं आपको अभी के लिए वैसे समझा देता हूँ कि ये जो वेबसाइट्स हैं या सर्च इंजन वर्किंग कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। कल की क्लास में इंशाल्लाह मैं उसी सिस्टम पे जाके जहाँ पे हमने पहले जैम्प चलाया था उसी पे जाके यहाँ से आगे वेबसाइट को हम मूव ऑन करेंगे कि हमने कैसे उसको कस्टमाइज करना है और ऑप्टिमाइज करना है इसके लिए, सर्च इंजन के लिए। तो यहाँ मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा काम करने का जो तरीका होता है वो समझा देता हूँ कि सर्च इंजन काम कैसे करता है। देखें यहाँ पे एक है हमारी वेबसाइट है, फर्ज कर लें ये है हमारी वेबसाइट। ये एक जो बड़ा सर्वर है पीछे, क्लाउड सर्वर, जहां पे तमाम वेबसाइट्स का डाटा पड़ा होता है। सपोज कि यहाँ एक और पर्सन है, कोई कोई पर्सन है मिस्टर ए, ये उनकी वेबसाइट है। ये है एक मिस्टर बी, सॉरी बी, ये उनकी वेबसाइट है। ये एक सी है, उनकी वेबसाइट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब वेबसाइट बनती हैं तो इनका तमाम डाटा जो होता है वो यहाँ से सर्च इंजन के क्रॉलर्स आते हैं, आके इनको क्रॉल करते हैं, इन वेबसाइट्स को आके क्रॉल करते हैं। जिन वेबसाइट्स ने गूगल के या किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम किया होता है, हम गूगल की एग्जांपल ले लेते हैं। जिन वेबसाइट्स ने गूगल के एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम किया होगा वो उनका डाटा यहाँ से क्रॉल करते हैं। मतलब क्रॉल करना मीन होता है कि उसको चेक करते हैं, उसको पढ़ते हैं, स्कैन करते हैं। तो जब उसको चेक करते हैं, अगर वो सही लिखा होता है, सही उन्होंने काम किया होता है, तो वो इसको यहाँ से अपने डाटाबेस में ले जाके सेव कर देते हैं। ये समझ लें कि जो बड़ा डाटाबेस है, ठीक है, ये डाटाबेस है, ये इसका डाटा उठाएंगे, यहाँ से ले जाके यहाँ पे सेव कर देंगे। हमारी वेबसाइट फर्ज कर ले है किस नीच से रिलेटेड है, कोई ब्लॉगिंग साइट है। सपोज कि हमारी एक ब्लॉगिंग साइट है, हमने एक आर्टिकल लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। इस पे हमने एक आर्टिकल लिखा, हमने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, अपनी वेबसाइट पे हमने पब्लिश कर दिया उस आर्टिकल को। क्रॉलर्स आए, उन्होंने आके इसको क्रॉल किया। अगर वो आर्टिकल सही लिखा हुआ है, सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग है, तो वो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे और डाटाबेस में जाके सेव कर देंगे। ये जो दूसरी वेबसाइट है, ये जो मिस्टर ए की है, इन्होंने भी वही उसी टॉपिक पे लिखा हुआ है, सेम नीश है। सेम टॉपिक पे इन्होंने भी लिखा हुआ है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल। वो इसको भी क्रॉल करते हैं और इसको भी ले जाके डाटाबेस में सेव कर देते हैं। इसी तरह ये बी वाली को भी, सी वाली को भी, सब ने अगर सही लिखा है तो वो इसका डाटा उठाएंगे, जाके डाटाबेस में इधर जो क्लाउड सर्वर होता है यहाँ पे इस डाटाबेस में रख देंगे, इधर सेव कर देंगे। यहाँ पे जो यूजर्स होते हैं, एक कोई समझ के कोई एक लोग हैं, कोई मिस्टर FGH हैं, कोई भी हैं, यानी मिस्टर अली हैं। ये एक मिस्टर अली साहब हैं, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये गूगल पे जाते हैं, ये जाके सर्च करते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब गूगल अपने जो सर्च इंजन है वो देखेगा अपने डाटाबेस में कि यहाँ पे ये जो कीवर्ड अली साहब ने सर्च किया है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे पास कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, कितना डाटा है। वो डाटा है ये वाला, हमारा आर्टिकल भी पड़ा हुआ है, ये ए का भी, बी का भी, सी का भी, ये चारों आर्टिकल इधर पड़े हुए हैं डाटाबेस में। ये चार मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, वैसे ये इनकी जो तादाद होती है वो मिलियंस में होती है। अगर आप यहाँ पे आके देखना भी चाहें तो ये देखें, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो इसके पास ये जो कितना बड़ा नंबर आया है ये आप ये देख सकते हैं। ये देखें, ये जो इतना बड़ा नंबर है ये मिलियंस में है। ये इतना ज्यादा डाटा है गूगल के पास इस कीवर्ड पे, इतने पेजेस हैं।
तो ये तमाम पेजेस जो हैं, ये तमाम वेबसाइट्स हैं, हर एक की कोशिश है कि हमारी वेबसाइट गूगल के इधर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप पे आए। इसको ये जो पेजेस आपके सामने यहाँ जो आ रहे होते हैं, ये हम दूसरे पेज में चले जाते हैं, ये तीसरा चौथा, इनको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ये SER पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हमारा एसईओ का मकसद ये होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है कि वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करे ऑर्गेनिकली। पेड पेड नहीं, मतलब ये ना हो कि हमें एड रन करना पड़े, वो पेड आप करेंगे तो वो गूगल एड्स होंगे। हमने गूगल को एक भी रुपया पे किए बगैर अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करवाना है, यहाँ लेके आना है। तो उसके लिए गूगल ने हमें कुछ क्राइटेरिया बता दिया है, कुछ एल्गोरिदम्स दे दिए हैं। टेक्निकल टर्म में हम उनको एल्गोरिदम्स कहते हैं, और वैसे जनरल में आपको हम समझाने के लिए कहूँ तो आप उनको कवानीन कह सकते हैं, असूल कह सकते हैं। हमने उन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम करने हैं। जो वेबसाइट उन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम करेगी वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करेगी। जैसे कि यहाँ देखें, अब गूगल ने ये जब क्वेरी करेंगे, ये अली साहब ने क्वेरी की कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब गूगल ने देखा कि मेरे पास कितना डाटा पड़ा हुआ है इस कीवर्ड पे। उसने देखा कि यहाँ पे 4 लोगों की वेबसाइट है, 4 लोगों ने आर्टिकल लिखा हुआ है इस कीवर्ड पे। तो अब गूगल ने इनमें से चारों में से किसी एक को पहले नंबर पे दिखाना है, किसी एक को पहले नंबर पे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इन चारों की कोशिश है कि हमारी वेबसाइट पहले नंबर पे आए, क्योंकि जो वेबसाइट पहले नंबर पे आएगी उसको क्लिक्स ज्यादा मिलेंगे। ह्यूमन साइकी है, कॉमन सेंस की बात है। हम जब भी गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं तो हम जाके मोस्टली पहली वेबसाइट ही ओपन करते हैं। मोस्टली लोग पहली साइट ही ओपन करते हैं, 99% लोग पहली वेबसाइट ओपन करते हैं। पहली वेबसाइट से आप सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप दूसरी को ओपन कर लेते हैं, या तीसरी को, चौथी को। मैक्सिमम हम टॉप 10 पे रहते हैं। पहले पेज पे 10 वेबसाइट्स होती हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे 10 वेबसाइट्स हैं, तो हम पहले पेज पे ही रहते हैं। तो जो भी क्लिक्स मिल रहे हैं वो पहले पेज वाली वेबसाइट्स को ही मिल रहे हैं, जबकि टोटल जो नंबर है वो इतना बड़ा है। तो ये जो अगले पेजेस पे वेबसाइट्स हैं, ये जो लोग इधर आगे बैठे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट टॉप पे आए, पहले पेज पे आए, ताकि हमें ज्यादा क्लिक्स मिले। हर एक की यही कोशिश है। लेकिन अगर यहाँ पे ये मिलियंस में तादाद थी, तो इनमें से ये वाली जो वेबसाइट है मेल चीम्प है, ये पहले नंबर पे आ रही है। ये इन्वेस्टोपीडिया दूसरे नंबर पे आ रही है। ये ओरेकल तीसरे नंबर पे है। विकिपीडिया चौथे नंबर पे है। तो ये क्यों इस टॉप पे ये क्यों आ रही हैं? ये मिलियंस में से ये क्यों टॉप पे आ रही हैं? इनकी कोई गूगल से रिश्तेदारी नहीं है, ना इन्होंने गूगल को कोई पे किया है। ये अगर पे किया होता तो यहाँ पे लिखा होना था स्पॉन्सर्ड। अगर इन्होंने गूगल को पे किया होता तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा होना था, और वो भी इनकी वेबसाइट टॉप पे तब तक रहनी थी जब तक इनका पीछे कार्ड लगा होता। जब तक ये पे करते रहेंगे इनकी वेबसाइट टॉप पे रहनी थी। जैसे ही ये अपना कार्ड बंद करेंगे वेबसाइट नीचे चली जानी थी। लेकिन ये ऑर्गेनिकली ऊपर खड़े हुए हैं। ऑर्गेनिकली मतलब इन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया, जस्ट अपने कीवर्ड्स की बुनियाद पे। तो जब इन्होंने, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो गूगल ने इनको कवानीन बताए थे, एल्गोरिदम्स दिए थे, इन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। गूगल का ओपन एंड शट ऐलान है कि आप में से जो पर्सन भी मेरे एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, उन कवानीन के अकॉर्डिंग एसईओ करेगा, अपनी वेबसाइट को उस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा, उसकी वेबसाइट को मैं टॉप पे ले आऊंगा, रैंकिंग दूंगा। जो कोई उनकी वायलेशन करेगा, अगेंस्ट जाएगा, उसको मैं डी रैंक कर दूंगा। तो ये सारा खेल इस चीज का है कि हमने अपनी वेबसाइट पे जो गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, सर्च इंजन के जो एल्गोरिदम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करने और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। जहां पे हम वायलेशन करेंगे वहां हम नीचे चले जाएंगे। तो ये जो मिलियंस लोग हैं ये हमारे कंपेटिटर हैं। जिस भी निश पे आप काम करने जा रहे हैं, आप फर्ज कर लें आप कोई ई कॉमर्स साइट बनाना चाहते हैं, कोई शूज से रिलेटेड। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑनलाइन शूज फॉर मेन। ये देखें, इस कीवर्ड के ऊपर जो नंबर है गूगल के पास, वो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखें,
ये नंबर है इतना बड़ा, इतने पेजेस हैं गूगल के पास इस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन इनमें से ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, पहले नंबर पे ये आ रही है, दूसरे पे ये आ रही है, तीसरे पे ये आ रही है। तो अगर आपने शूज बाय करने होंगे, एक पर्सन है उसने शूज बाय करने हैं, तो वो गूगल पे जाके लिखता है ऑनलाइन शूज, तो वो क्या करेगा, वो पहली साइट ओपन करेगा, उसको शूज पसंद आ जाएंगे, वो बाय कर लेगा। लेकिन ये जो यहाँ आगे इतने लोग बैठे हुए हैं, ये वाले, ये लाखों में है, ये भी तो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट भी टॉप पे आए। ये टॉप पे आएंगे तो इनकी भी सेल होगी, इनकी प्रोडक्ट भी सेल होगी, इनका जो ब्रांड है वो भी यूजर के सामने जाएगा, ब्रांड अवेयरनेस होगी इनकी। तो हादे की कोशिश है। तो ये जो पहले नंबर पे आ रहा है, इसने क्या किया है, इसने अच्छी एसईओ की है, इसने गूगल के उन कवानीन के अकॉर्डिंग काम किया है, एल्गोरिथम्स को फॉलो किया है, गूगल ने उसको रैंकिंग दे दिया, टॉप पे है। अगर कल को ये वाला बंदा इससे अच्छा काम करेगा, गूगल इसको ऊपर ले जाएगा, इसको नीचे कर देगा। यहाँ पे ये रिशफलिंग चलती रहती है। अगर आपने यहाँ पे स्टेबल रहना होता है, आपने अपनी वेबसाइट को स्टेबल रखना है रैंकिंग में, तो आपको मुसलसल उसकी एसईओ करते रहना पड़ती है। एसईओ मीन कि आपने देखना है कि पेज में कोई एरर तो नहीं आ रहा, आपने कंटेंट को अपडेट करना है, आपने इमेजेस को अपडेट करना है, आपने कोई आपका पेज रीडायरेक्ट करना है, वो आपने करना है, साइट मैप लगाना है, कुछ भी मतलब कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं, ये तमाम जो स्ट्रेटजीज आपने यूज करनी होती हैं, बैकलिंक्स बनाने होते हैं। तो ये सब कुछ मिला के इसी को हम एसईओ कहते हैं। ये सारे गूगल के कवानीन एल्गोरिदम्स हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। जहां हम वायलेशन करेंगे वहां गूगल हमें डी रैंक कर देगा। आपको इस चीज की समझ आ रही है? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें साथ साथ। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है, ये होता है क्लाउड सर्वर, ये जो यहाँ पे तमाम डाटा पड़ा होता है, ये तमाम वेबसाइट्स का डाटा इधर पड़ा होता है। जब भी कोई यूजर आके क्वेरी करता है किसी भी कीवर्ड पे, जिस कीवर्ड पे हमने लिखा है, या चलिए मैं इसको आपके लिए और आसान कर देता हूं, इसके अंदर, इस सर्वर के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है। इसमें ब्लॉगिंग साइट्स का डाटा भी है, इसमें ब्लॉगिंग साइट के अंदर समझ लें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, एजुकेशन से रिलेटेड भी है, फूड से रिलेटेड भी है, या फिर पॉलिटिक्स के रिलेटेड भी है, न्यूज भी है। इसके अलावा इसमें ई कॉमर्स का डाटा भी पड़ा हुआ है, इसमें जो आपके क्लॉथिंग ब्रांड्स का या शूज का, गैजेट्स का, लैपटॉप्स का, मोबाइल्स का, हर तरह का दुनिया जहान का डाटा इधर क्लाउड सर्वर के अंदर है। जब एक यूजर ने आके सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, अब ये उसने अपनी डोमेन वाजे कर दी है। इतने बड़े डाटा में से गूगल को पता चल गया कि इस पर्सन को मार्केटिंग से रिलेटेड जानना है। मार्केटिंग के अंदर उसने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कितने लोगों का डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, कितने लोगों ने लिखा हुआ डाटा मेरे पास, कितनी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ है। अब उसने फिल्टर करके उन वेबसाइट को साइड पे कर लिया कि फर्ज कर लें ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मेरे पास 100 लोगों ने लिखा हुआ है। इन 100 लोगों में से गूगल ने अब पहले नंबर पे किसको दिखाना है, ये डिसाइड करेगा कि उन 100 लोगों में से किसने सबसे अच्छा लिखा हुआ है, किसने सबसे अच्छा काम किया हुआ है। जिस पर्सन ने गूगल के एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हुए काम किया होगा, अच्छा कंटेंट लिखा होगा, अच्छी इमेजेस लगाई होंगी, अच्छी कीवर्ड्स यूज किए होंगे। कीवर्ड्स कहां कहां यूज करने ये भी गूगल ने बताया हमें, ये भी गूगल बताता है कि आपने कहां कहां कीवर्ड रखना है। जैसे हम बात कर लें टाइटल की, गूगल कहता है कि आपका जो टाइटल होगा, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग है, आगे इसका आप लिखने के या बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें आपने एक दफा अपना कीवर्ड यूज करने हैं, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, उसको आपने एक दफा यूज करना है अपने टाइटल के अंदर। नंबर 2 पे है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये होता है टाइटल आपका। ये देखें, ये टाइटल है, ये भी टाइटल है। अगर इसके मार्केटिंग की ही बात करें तो ये टाइटल है, ये टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। मेटा डिस्क्रिप्शन होती है आपके कंटेंट की, जिसको हम कहते हैं समरी या खुलासा, लेकिन वो क्या होता है 1.5 से 2 लाइनों में, 1.5 से 2 लाइनों में आपके पूरे कंटेंट की जो समरी होगी उसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। इसकी लेंथ भी गूगल ने बताई है। गूगल ने कहा कि आपने जो टाइटल लिखना है उसकी आप जो लेंथ है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। जो आपका टाइटल है उसकी लेंथ, ये वाला जो टाइटल है इसकी लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, 50 to 60 वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स। ये जैसे व्हाट लिखा हुआ है ये 4 कैरेक्टर नहीं है, वर्ड एक है लेकिन कैरेक्टर 4 है। तो इस तरह से उसने कहा कि आपने आपका जो टाइटल है उसकी लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए
और ये जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन है इसकी लेंथ आपकी 130 टू 160 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, मतलब 130 से लेके 160 कैरेक्टर्स के दरमियान होनी चाहिए आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ। और आपने एक दफा अपना जो कीवर्ड है वो इसके अंदर यूज करना है टाइटल के अंदर, और एक दफा आपने अपना कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज करने हैं, मस्ट। और एक दफा ही करना है, एक से ज्यादा दफा नहीं करना। इसके अलावा आपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड कितनी दफा यूज करने हैं, इमेजेस के अंदर कीवर्ड, जो इमेजेस का ऑल्ट टेक्स्ट होता है उसके अंदर कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है, ये तमाम चीजें गूगल ने हमें बताई हैं। उसने हमें एक रोड मैप दे दिया है, समझ लें कि उसने अपना पेपर आउट कर दिया है। जस्ट आपने उसके अकॉर्डिंग काम करने हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे गूगल आपको रैंकिंग देगा, आप सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करेंगे। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसकी वायलेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल गूगल कहता है कि आपने टाइटल के अंदर एक दफा कीवर्ड यूज करना है, आप टाइटल के अंदर 2 दफा या 3 दफा कीवर्ड यूज कर देते हैं, गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा, वो आपको डी रैंक कर देगा। पहले नंबर पे तो आपको रैंकिंग ही नहीं देगा, और आप पहले से रैंक कर रहे हैं और फिर आप उसमें से कुछ अपडेट कर चेंजिंग कर देते हैं, टाइटल के अंदर आप कीवर्ड 2 दफा ऐड कर दें, वो आपको डी रैंक कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उसके जो कवानीन हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, उनको फॉलो करने हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करने हैं। इसको हम कहते हैं एसईओ। ये तमाम जो स्ट्रेटजीज हम यूज करेंगे इसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहां पे अब ये 4 लोग हैं, फर्ज कर लें ये 4 लोग हैं, इनका डाटा इधर पड़ा था, यूजर ने क्वेरी की, गूगल ने इनमें से इस वेबसाइट का डाटा यूजर को पहले नंबर पे दिखा दिया यहाँ पे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से करते करते ये जितने भी नंबर होंगे वो नीचे आते जाएंगे। यूजर गया, उसने इस वेबसाइट पे क्लिक किया, यानी कि ये वाली, इसका उसने आर्टिकल पढ़ लिया, उसको आर्टिकल अच्छा लगा, वो वापस चला गया। इस वेबसाइट को फायदा ये हुआ कि इसको एक क्लिक मिल गया। जब इसको क्लिक मिलेंगे, जितने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, ट्रैफिक ज्यादा आएगी, उस वेबसाइट की उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, गूगल उसको पे करेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ, फर्ज कर लें ये होता है कि यूजर आया, उसने ये वेबसाइट ओपन की, आपकी वेबसाइट रैंक कर रही थी, पहले नंबर पे आ गई, यूजर आया, उसने आपकी साइट ओपन की, वो आपकी वेबसाइट पे गया, उसने आपका आर्टिकल पढ़ा, लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो उसको छोड़ के दूसरी साइट पे चला गया, दूसरी पे जाके उसने उसको आर्टिकल को पढ़ा, या उसने वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म किया, या उससे आगे वो नहीं गया। इट्स मीन गूगल को सिग्नल जा रहा है कि यूजर जो है वो दूसरी वेबसाइट से सेटिस्फाई हुआ है, जो दूसरे नंबर पे आ रही थी उससे यूजर सेटिस्फाई हुआ है, उसको उसकी जो रिक्वायर्ड चीज थी वहां से मिली है। तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि पहले वाली वेबसाइट ने उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, उसकी जो डिजायर थी, जिस मकसद के लिए वो आया था, वो उसका काम नहीं हुआ। ब्लॉग एंड वेबसाइट का डिफरेंस आपने पूछा है। देखिए, वेबसाइट होती है जो आपकी एक, जहां पे मैनी डिफरेंट ब्लॉग भी लिखे जा सकते हैं। ब्लॉग होते हैं जो आप लेटेस्ट न्यूज भी लिख रहे होते हैं, ब्लॉग बेसिकली ये चीज होती है। वेबसाइट के ऊपर आप हर तरह का डाटा रख सकते हैं, आपकी ई कॉमर्स साइट भी हो सकती है, ब्लॉगिंग साइट भी हो सकती है, पोर्टफोलियो भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। लेकिन ब्लॉग क्या होगा, वो आपका जस्ट इंफॉर्मेशनल होगा, जहां आप जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे किसी को 1-2 टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके ब्लॉगिंग साइट होती है। डेली का आप कोई आर्टिकल लिख लेते हैं, कोई न्यूज लिख देते हैं, कुछ भी इस तरह से कर देते हैं, वो आपका ब्लॉग होता है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट यूजर को पसंद नहीं आ रही होगी, गूगल फिर उसको डी रैंक कर देगा। लेकिन ये किसी एक के करने से ये नहीं, किसी एक पर्सन ने ऐसा किया है तो गूगल आपको डी रैंक कर देगा। अगर मेजोरिटी ऐसे कर रही है, मेजोरिटी पर्सन अगर ऐसे कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रही, फिर वो अगली साइट पे जा रहे हैं, तो इससे गूगल को सिग्नल जाएगा कि मैंने गलत वेबसाइट को रैंक कर दिया है, तो वो फिर आपको नीचे कर देगा, नीचे वाले को ऊपर कर देगा। तो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना होता है कि आपने ऐसा कंटेंट लिखना है जो यूजर को अट्रैक्ट करे, जिसको यूजर पसंद करे, यूजर इस पे स्टे करे आपकी साइट पे। यूजर जो चीज लेने के लिए आया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिले, उसको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपने जो तमाम प्रैक्टिस हैं एसईओ की, वो ये है कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, मैं गूगल की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जो ज्यादा फोकस गूगल पे होता है, अदरवाइज बाकी सर्च इंजन भी हैं, लाइक याहू है, डक डक गो है, बिंग है, यंडिक्स है, बाइडो है, ये तमाम सर्च इंजन हैं, ये बड़े सर्च इंजन हैं। इसके अलावा कुछ छोटे सर्च इंजन भी हैं, आर्की पहला सर्च इंजन था।
तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड 90% सर्चेस गूगल पे हैं, तो इसलिए हम गूगल को ही टारगेट करते हैं ज्यादा। लेकिन वैसे हमारी जो एसईओ होती है वो तमाम सर्च इंजन के लिए होती है। आपको दूसरे सर्च इंजन से भी ट्रैफिक मिल सकती है, यंडिक्स से आपको अच्छी ट्रैफिक मिल सकती है। अगर आपका कोई ब्लॉग उसमें आर्टिकल कोई भी पेज आपका रैंक कर जाता है यंडिक्स में, तो किसी अच्छे कीवर्ड पे, तो आपको उससे भी कुछ ट्रैफिक मिल सकती है, क्योंकि रशिया में ज्यादातर जो है यंडिक्स चलता है, या अदर कंट्रीज में भी होता है लेकिन रशिया में ज्यादा चलता है। याहू से भी आपको ट्रैफिक मिल सकती है। तो लेकिन हमारा ज्यादा फोकस गूगल पे होता है, क्योंकि गूगल पे जो आपकी होती है ऑडियंस वो ज्यादा होती है। गूगल पे तकरीबन 3.5 बिलियन सर्चेज होती हैं डेली, 3.5 बिलियन सर्चेज, ये 3.5 अरब नंबर बनता है। 3.5 अरब सर्चेज गूगल पे डेली हो रही हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि गूगल में रैंक करें, जिससे हमें ट्रैफिक मिले। यहां तक क्लियर है? आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें, कल की आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल से इंशाल्लाह जो कल की हमारी क्लास होगी वो उसका टाइम भी आई थिंक 4 बजे है, 4 से 6 है, मे बी, मुझे कंफर्म नहीं है टाइम तो, शायद या 2 से 4 ही होगा। चलें, टाइम आपको वो आप पोस्ट देख लीजिएगा जो हमारे पेज पे आएगी, तो वहां से जाके आप उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को। तो कल इंशाल्लाह हम वेबसाइट पे प्रॉपर एक आर्टिकल लिखेंगे, कंटेंट, उसके अंदर टाइटल कैसे लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, और कंटेंट कैसे लिखना है, और फिर उसको पब्लिश कैसे करना है, उसके अंदर इमेजेस कैसे लगानी है, ये तमाम चीजें जो हैं ये हम कल की क्लास में देखेंगे। और फिर हमने उस आर्टिकल को इंडेक्स कैसे करवाना है, ये जो मैंने बात की ना यहाँ पे, ये क्रॉलर्स आके उसको क्रॉल करते हैं और इंडेक्स करते हैं, मतलब डाटाबेस में सेव कर लेते हैं। ये जो सेव करना होता है इसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, इंडेक्स करना। तो ये इंडेक्स भी हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं गूगल को, हम गूगल को रिक्वेस्ट करते हैं कि आके हमारा जो ये जो पेज है, ये स्पेसिफिक पेज है, आप इसको क्रॉल करें, इसको देखें, इसको पढ़ें। और फिर वो क्रॉलर्स आते हैं, उसको क्रॉल करते हैं, और अगर हमने सही काम किया तो वो जाके उसको इंडेक्स कर लेते हैं। तो ये इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट कैसे करनी है, आर्टिकल लिखना कैसे है, टाइटल कैसे लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, पब्लिश कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।